जय हिंद बालकों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? बढ़िया चल रहा है सब? इस कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में आप लोग पढ़ाई लिखाई रेगुलरली कर रहे हो, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचने दे रहे हो अपने पर्टिकुलर किसी भी विंग में, चाहे वो आप जेई विंग की तैयारी कर रहे हो या नीट विंग की तैयारी कर रहे हो। तो जो भी अपने ड्रॉबैक्स हैं उनको आप फाइंड आउट कर रहे होगे और उन्हें फिलअप करने की पूरी कोशिश कर रहे होगे। ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो एनडीए अभ्यास पर जो भी पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, आप उन पेपर्स को भी डेली बनाते जाते होंगे, जो डाउट आ रहे होंगे उनको पूछते जा रहे होंगे। ठीक है जी, आपने अपना टाइम शेड्यूल मेंटेन रखा होगा, उठने सोने खाने पीने का टाइम मेंटेन रखा होगा और लगातार एक पॉजिटिव विजन के साथ आप काम कर रहे होंगे। चलिए, तो मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आज इस पॉलीमर के लास्ट लेक्चर पर, तीसरे लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे मेनली जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है उसको लेकर के, कि जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वो है क्या, कितने टाइप का होता है। आप लोग के लेवल पर मेनली दो टाइप हम डील करेंगे, पॉलीएमाइड्स और पॉलीएस्टर। चलेगा, साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा डील करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में डील करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप अगर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर आप पुराने हैं तो एटलीस्ट आप उसको लाइक करिए, और पूरा लेक्चर देखने के बाद जैसा भी रिव्यू बनता है उसे कमेंट करिए। अगर किसी प्रकार का कोई सजेशन है आपके दिमाग में तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। साथ ही साथ अब अगर हम लेक्चर शुरू करने ही जा रहे हैं तो आपने अपने आप को पूरी तरीके से बाहरी सिस्टम से आइसोलेट करके हमसे कनेक्ट कर लिया होगा, पेन पेपर लेकर के बैठ गए होंगे। ऐसा नहीं कि बस खाली लेक्चर को हमारे पर ही सुनना है, पहले पूरा थॉरली नोट्स बनाना है, तब उसके बाद उसका रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चलेगा, चलिए। तो बालकों, अगर हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की बात करें तो आमतौर पे ये पॉलीमराइजेशन वो मोनोमर्स देते हैं जिनमें कि कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। अगर दिया गया मोनोमर एक ही मैटर का मॉलिक्यूल है तो ये आपका होमोपॉलीमराइजेशन होगा, लेकिन अगर दिया गया मोनोमर दो डिफरेंट मैटर के मॉलिक्यूल हैं जिनमें कि दो दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं तो ये कोपॉलीमराइजेशन होगा। इसमें होता क्या है कि दोनों मोनोमर अपनी फंक्शनल ग्रुप वाली यूनिट से रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड ऐसे बनाते हैं। चलेगा, लेकिन फिर भी इनमें आप देखेंगे कि जुड़ने के बाद भी दो फंक्शनल ग्रुप रिटेन रहेंगे। तो नाउ जब ये फिर तीसरे वाले के साथ में जुड़ता है, ऐसे ये तीसरे वाले के साथ में ये जुड़ेगा, तो आप ये कह सकते हो कि इनके जुड़ने का तरीका कुछ ऐसे होता है कि ये जुड़ते चले जाते हैं और उनके हर यूनिट के जुड़ने के बाद भी इनमें दो फंक्शनल ग्रुप रिटेन रह जाता है। इसीलिए इस तरीके के पॉलीमराइजेशन को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ दो पॉइंट का जिक्र किया है। पहला पॉइंट कि इन दिस रिपीटेटिव कंडेंसेशन, और जो ये रिपीटेड कंडेंसेशन है इसमें जब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे वाटर निकल सकता है, अल्कोहल निकल सकता है, हाइड्रा एसिड निकल सकते हैं। इस तरीके का कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, इसीलिए इसमें हम कंडेंसेशन टर्म यूज करते हैं। तो इन रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन में दो बाई फंक्शनल मोनोमर्स होते हैं और साथ में कुछ सिंपल मॉलिक्यूल, देयर इज लॉस ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल एज वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा। आपके सिलेबस में है तो ये बहुत तरीके के, लेकिन आपके सिलेबस में ये मेनली हम लोग चार टाइप का डील करेंगे। एक पॉलीएमाइड्स, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप जब आपस में जुड़ेंगे तो एमाइडिक यूनिट बनाएंगे, आपका एमाइड्स बनाएंगे। और खास तौर से इनमें आप देखेंगे तो जो फंक्शनल ग्रुप का टाइप रहेगा कार्बोक्सिलिक और NH2 रहेगा। जब यही दोनों जुड़ते हैं तो एमाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये तीन रखे गए हैं आपके सिलेबस में, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6
नायलॉन 6 कोपॉलीमर है, नायलॉन 6 होमोपॉलीमर है, जबकि नायलॉन 2 और नायलॉन 6 ये भी कोपॉलीमर है पर ये बायोडिग्रेडेबल है। ध्यान दीजिएगा, पॉलीमर के साथ में एक बड़ी समस्या ये है कि वो बन तो जाते हैं और इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि जल्दी वो नेचर से डिस्ट्रॉय ही नहीं होते या रिसाइकिल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पोल्यूटेंट का काम करते हैं। तो आज की डेट में पॉलीमरिक केमिस्ट्री उस डायरेक्शन में घूम रही है कि हम पॉलीमर तो बनाएं पर ऐसा पॉलीमर बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हो और जिसका साइक्लाइजेशन नेचुरल प्रोडक्ट्स में आसानी से हो जाए। इसी तरीके से दूसरा क्राइटेरिया पॉलीएस्टर्स का है। तो जो पॉलीएस्टर्स होते हैं इनमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल होगा आमतौर पे। इसके एग्जांपल जो आपके सिलेबस में लिया गया टेरलीन नॉन बायोडिग्रेडेबल, जबकि PHVB ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसी तरीके से तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसमें आप बेकेलाइट और नोवोलाक पढ़ेंगे, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स या मिलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। ये तो ये चार ही हम लोग को डील करना है किसमें, आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। चलेगा, तो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम लोग डील करते हैं पॉलीएमाइड्स को। चलिए, तो अब अगर हम लोग नायलॉन 6 की बात कर रहे हैं तो ये फाइबर्स में आता है और इसका मेन इस्तेमाल हम शीट और जो ब्रिसल होते हैं ब्रशेस के जो ऊपरी हिस्से होते हैं जिसे आप रगड़ते हैं उसको बनाने में करते हैं। बेहद हार्ड होते हैं। एक्चुअल में इसको बनाने के लिए हम लोग दो प्रकार के मोनोमर लेते हैं, यानी नायलॉन 6 का फॉर्मेशन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कोपॉलीमराइजेशन का। इसके लिए हम लेते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। ये हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन ये, और साथ में इसको ऐड किया जाता है एडिपिक एसिड के साथ। एडिपिक एसिड के साथ में क्योंकि दोनों ही कंपाउंड में 6 कार्बन होते हैं इसलिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सॉरी, दोनों में 6 कार्बन होते हैं इसलिए इसमें टर्म 6 यूज किया जाता है। यहां हम हाई प्रेशर लेते हैं और करीब करीब 550 से 570 केल्विन का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो यहां पर बनता है, आप कहेंगे कि कंडेंसेशन पॉलीमर NHCH2 6 NHC डबल बॉन्ड O CH2 4 फिर C डबल बॉन्ड O, ऐसे ये इसकी रिपीटिंग यूनिट होती है। और पूरे मॉलिक्यूल को अगर ले लें तो इसे हम नायलॉन 6 कहते हैं। इनके NN मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे। चलेगा, तो ये पॉलीमर निकल के सामने आता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं खूब ढेर सारे, X वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हुए। तो ये रिएक्शन हुई कैसे? रिएक्शन बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा इसको समझें तो ध्यान से देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव और ये यहाँ पे एमीन सेंटर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। दोनों ही मोनोमर में ध्यान से देखो दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। तो जब इनके दोनों के एक फंक्शनल ग्रुप ऐड होंगे तो भी जो अगली यूनिट बचेगी उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप फिर रिमेनिंग रह जाएंगे। कैसे? आप यहाँ पर देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये न्यूक्लियोफाइल है, और आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव एक बड़ी पॉपुलर रिएक्शन देते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, जो किस ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है? सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप स्लो होता है और लेस स्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है। दूसरा स्टेप फास्ट होता है और अपने कार्बोनिल कैरेक्टर को गेन करने के लिए लिविंग ग्रुप को बाहर करता है। तो होगा क्या कि पहले ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा, तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा और ये इसके साथ ऐड होगा। जब ये ऐड होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाउ जब ये अपना कार्बोनिल कैरेक्टर वापस लौटाएगा तो ये लिविंग ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन दोनों बाहर निकलेंगे।
तो ये OH और H मिलकर के किसके रूप में बाहर निकला, वाटर के रूप में। और जो इसकी पहली यूनिट बनेगी वो इस तरीके से बने, एक हाइड्रोजन निकलने की वजह से NH बचा, यहाँ C डबल बॉन्ड O CH2 4, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर क्या बच गया, NH2 ग्रुप। नाउ ये जब दो मोनोमर आपस में जुड़े तो ये पहली डाइमरिक यूनिट बनी। अब इस कार्बोक्सिलिक की तरफ फिर कौन जुड़ेगा, आपका हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन यूनिट, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन यूनिट, और इस एमिनो ग्रुप की तरफ कौन जुड़ेगा, आपका, आप कह सकते हैं कि जो एडिपिक एसिड वाला है ये पोर्शन यहाँ आकर के जुड़ेगा। बोलो। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पहले भी दो फंक्शनल ग्रुप रख रहे थे, जुड़ने के बाद भी फंक्शनल ग्रुप रख रहे हैं, यानी कि इनके जुड़ने पर कौन सी यूनिट रिपीट करती चली जाएगी, यहाँ से ये फिर ये और ये जुड़ेंगे तो ये हिस्सा, यहाँ से ये और ये फिर जुड़ेंगे तो ये हिस्सा कॉमन होता जाएगा और जुड़ता चला जाएगा। तो यानी हम इसका रिपीटिंग यूनिट अगर देखें तो NH CH2 6, NH C डबल बॉन्ड O CH2 4, C डबल बॉन्ड O S, ये रिपीटिंग यूनिट आएगी कि नहीं आएगी। और चूंकि दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन है इसलिए हम लोगों ने यहाँ कौन सा टर्म यूज किया, नाइलॉन 6 यूज किया। कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लगातार यूनिटें जुड़ती चली जाएंगी, वाटर रिलीज होता जाएगा। और ये एमाइड पॉलीएमाइड्स में आता है, क्यों, क्योंकि दो यूनिट जुड़ने के लिए किस लिंकेज का इस्तेमाल कर रहा है, एमाइड लिंकेज का इस्तेमाल कर रहा है। बोलो भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत। आते हैं अगले पॉलीएमाइड्स पर, नाइलॉन 6 पर। अब अगर हम लोग दूसरा पॉलीएमाइड लें, नाइलॉन 6 लें, तो ये कैप्रोलैक्टम जो कि हेट्रोसाइक्लिक मोनोमर होता है उसकी वाटर में हाइड्रोलाइज करा करके तब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ऐसी स्थिति में नाइलॉन 6 बनता है। एक्चुअल में नाइलॉन 6 जो होता है, आप जरा ध्यान से देखें तो ये कुछ कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर है। तो ये साइक्लिक एमाइड है, और जो साइक्लिक एमाइड्स होते हैं उनको हम लैक्टम्स के नाम से जानते हैं, ये कॉमनली कहलाता है कैप्रोलैक्टम। अब इसका अगर पॉलीमराइजेशन कराना है तो पहले इसकी वाटर में हाइड्रोलिसिस कराते हैं और फिर हाई प्रेशर और करीब आप कह सकते हैं 533 केल्विन से 543 केल्विन टेम्परेचर, इस पर हम लोग इसको रिपीटेडली हीट करते हैं तो ये कंडेंस पॉलीमराइजेशन देता है और बनाता है नाइलॉन 6 इसलिए क्योंकि इसके मोनोमर में 6 कार्बन है और उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं CH2 5 NH, चलेगा ये। तो ये जो है रिपीटिंग यूनिट है नाइलॉन 6 की, और यही बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सवाल आता है कि ये रिएक्शन हुई कैसे, और पहले आप देख रहे हैं इसको वाटर में हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, फिर कंडेंसेशन के दौरान वाटर बाहर निकाल रहे हैं, तब आपका ये बन रहा है। तो इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा अगर समझना है तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आप कैप्रोलैक्टम देख रहे हैं, ये कैप्रोलैक्टम वाटर के द्वारा हाइड्रोलाइज होता है
और ये वही रिएक्शन होती है जिसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में देखते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल एनायन इंटरमीडिएट 2 स्टेप में। तो पहले स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इलेक्ट्रोफाइल? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा। और जब अगले स्टेप में कार्बोनिल कैरेक्टर वापस लौट आएगा तो ये ग्रुप यहाँ से बाहर आएगा NH माइनस की शक्ल में, जो वाटर से H लेकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम लोग कहेंगे कि अब जो हमारी व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था में ये CH2 ग्रुप तो ऐसा सच रहेंगे 5, लेकिन इधर ये जो है ग्रुप वाटर ऐड करने की वजह से किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक में। और ये वाला ग्रुप H वाटर से लेकर के किसमें कन्वर्ट होगा? NH2 ग्रुप में। अब इसकी यूनिट जो होंगी वो रिपीटेडली कंडेंस करना चालू करेंगे। जैसे ये NH2 एंड है तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक एंड पर अटैक करेगा। ये पकड़ रहे हो? ये अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा और फिर वाटर बाहर निकलेगा। यानी कि व्यवस्था कुछ ऐसे बनेगी, CH2 5NH। पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं इनके बीच की बॉन्डिंग को, इसलिए डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, CO फिर CH2 5 फिर NH2 चलेगा। नाउ इस तरफ फिर वही कार्बोक्सिलिक एंड और इस तरफ NH2 एंड जुड़ना चालू हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकलता जाएगा। तो हम लोग सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यहाँ का ये कार्बोनिल CH2 5 और यहाँ से ये NH चलेगा। ये जो NH है ये रिपीटिंग यूनिट बनेंगे और हमारा बनेगा कौन सा पॉलीमर? नाइलॉन 6 बनेगा। बोलो भाई, कर लोगे? तो एक बात बताओ, नाइलॉन 6 होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है? होमोपॉलीमर। क्यों? एक ही मॉलिक्यूल यूज किया जा रहा है, एक ही मैटर का मॉलिक्यूल यूज किया जा रहा है, इसलिए होमोपॉलीमर है। कंडेंसेशन है या एडिशन है? तो कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन इसलिए क्योंकि हर स्टेप में जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या कर रहा है? आपका रिलीज हो रहा है। ये चेन ग्रोथ पॉलीमर है या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है? तो ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के जुड़ने के बाद रिएक्शन अगले स्टेप में क्या कर रही है? आपका प्रोसीड कर रही है वाया आयनिक मैकेनिज्म। बोलो भाई, कर लोगे? आते हैं तीसरे वाले पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल है, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। तो अगर हम आपके सिलेबस के तीसरे टाइप के पॉलीएमाइड्स की बात करें, नाइलॉन टू नाइलॉन 6, तो ये कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर इसलिए क्योंकि दोनों मोनोमरिक यूनिट 2 डिफरेंट मैटर की है, एक ग्लाइसिन है और दूसरा एमिनो कैप्रोइक एसिड है। ग्लाइसिन CH2 C डबल बॉन्ड OH NH। कितने कार्बन हुए इसमें? तो इसलिए हम लोग नाइलॉन 2 बोलते हैं। नाइलॉन 6 क्यों बोलते हैं? क्योंकि जरा एमिनो कैप्रोइक एसिड को देखिए, एमिनो कैप्रोइक एसिड में NH2 CH2 5 कार्बोक्सिलिक, तो ये कैप्रोइक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये दोनों रिपीटेड कंडेंसेशन शो करते हैं, थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर, थोड़ा सा हाई प्रेशर। रिएक्शन का टाइप वही रहेगा और यहाँ पर जो यूनिट जुड़ती है वो कैसे? कार्बोक्सिलिक और एमिनो यूनिट आपस में जुड़ेगी, वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ फिर NH2 तो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इधर आपका कार्बोक्सिलिक तो इसका कौन सा? आपका NH2 ग्रुप। यानी हम अगर इसका रिपीटिंग यूनिट बनाएं तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O NH, ये CH2 5 C डबल बॉन्ड O ऐसे निकल जाएगा, और यहाँ C डबल बॉन्ड O के बाद कौन आएगा? CH2, फिर NH2 वाला हिस्सा जाएगा तो NH। ये तो ये इसकी रिपीटिंग यूनिट है,
इसकी नायलॉन 2 नायलॉन 6 की। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो नायलॉन 2 नायलॉन 6 होता है ये बायोडिग्रेडेबल है। कैसा है? बायोडिग्रेडेबल। चलेगा। अब रिएक्शन सिमिलर है, इस रिएक्शन को हम कराते चले आ रहे हैं। यहाँ पर ये अमीनो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, जबकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये बड़ी पॉपुलर रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन वाया सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, और जब ये अपने कार्बोनिल कैरेक्टर को लौटाएगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H, यानी कि क्या बाहर निकला? वाटर, और इस यूनिट का फॉर्मेशन करेगा। बोलो भाई, C डबल बॉन्ड O NH CH2 और फिर आप देख रहे हो कि इस तरफ कौन सी यूनिट आकर के जुड़ेगी? NH2 वाली यूनिट आकर के जुड़ेगी ग्लाइसिन की। बोलो, और इधर की तरफ कौन सी यूनिट आकर के जुड़ेगी? कैपोरिक एसिड की कार्बोक्सिलिक वाली यूनिट आकर के इधर की तरफ जुड़ेगी। बोलो भाई, तो ये लगातार रिपीट करता जाएगा और लास्ट में किसका फॉर्मेशन करेगा? पॉलीमर का, जिसकी रिपीटिंग यूनिट ये होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? नायलॉन 2 नायलॉन 6। बोलो, ये नायलॉन्स में सुपर डिग्री रखता है। क्यों? क्योंकि नायलॉन 66 या नायलॉन 6 नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और उनको डिस्पोज होने में बहुत समय लग जाता है, नतीजा वो पोल्यूटेंट का काम करते हैं। जबकि नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये भी करीब करीब उतनी ही स्ट्रेंथ का होता है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए हम इसका यूज ज़्यादा करेंगे और उसका यूज क्या करेंगे? आपका कम करेंगे। बोलो भाई, चल जाएगा? कर लोगे? आते हैं अगले टाइप पर, जिन्हें हम कहते हैं पॉलीएस्टर्स। तो अगर हम लोग पॉलीएस्टर्स की बात करें तो ये पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं ऐसे मोनोमर्स के जिनमें कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईऑल्स, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और 2 OH। इसमें 2 एग्जांपल आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है, टेरलिन डेक्रान, और दूसरा दिया गया है ग्लिटर। तो अगर मैं टेरलिन या डेक्रान की बात करूं तो ये कोपॉलीमर का एग्जांपल है, ठीक है, जो जिसका मोनोमर जो होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल लेते हैं हम लोग। इथाइलिन ग्लाइकॉल, देखिए डाइऑल है ये, या प्लेन ग्लाइकॉल भी आप इसको बोलते हैं। इसी तरीके से ये हम लोग लेते हैं टेरिपेथैलिक एसिड, टेरिपेथैलिक एसिड। ये जब 420 से 460 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ऐसी स्थिति में रिपीटिंग यूनिट्स बनती हैं और बनता है हमारा टेरलिन, या इसी को हम लोग डेक्रान भी कहते हैं। टेरलिन या डेक्रान फाइबर की खासियत ये होती है कि क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं। इनको हम लोग कॉटन के साथ मिलाते हैं, जिस पर कि कॉटन के कपड़ों में रिंकल्स कम आते हैं। अगर प्योर कॉटन होगा तो उसको जरा सा भी मोड़ेंगे छोड़ेंगे तो उसमें रिंकल्स आ जाएगा, लेकिन अगर उसमें हम टेरलिन या डेक्रान थोड़ा सा मिला देंगे तो उसमें इतना ज़्यादा रिंकल्स नहीं पड़ता, रिंकल्स कम हो जाता है। इसलिए इन फाइबर का इस्तेमाल बेसिकली कॉटन या वूल फाइबर के साथ मिक्स करने में किया जाता है। चलेगा। अब ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैसे, आप देखो अगर ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये यहाँ पर अल्कोहल है। यू नो वेरी वेल कि अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस ऑर्डर की काइनेटिक्स के साथ? सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स के साथ। क्या बनाते हुए? टेट्राहेड्रल एनायन इंटरमीडिएट। तो होगा क्या कि इस OH का ये ऑक्सीजन इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, जिस पर कि ये खुलेगा, बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, O- और कार्बन पर नेगेटिव, इसके बीच में बॉन्डिंग होगी। लेकिन आप जानते हो कि ये अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी पाने के लिए ये कार्बोनिल कैरेक्टर को वापस लौटाएगा
और जब ये वापस लौट आएगा तो यहाँ से OH और यहाँ बैलेंसिंग मेंटेन करते समय H, यानी क्या बाहर निकल करके आएंगे, वाटर। वाटर जब बाहर निकल करके आएगा तो यहाँ बनने वाली स्पीसीज क्या होगी, कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ बचेगा ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक का OH जाता है और ऑक्सीजन का H जाता है, तभी रिपीटिंग यूनिट बनाने में मजा आएगा। तो ये CH2 रहा और फिर यहाँ पर OH, जबकि यहाँ ये बेंजीन रिंग रही और यहाँ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और साथ में क्या बाहर निकला है, वाटर। इसलिए ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, आपका कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये आपका आप कह सकते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये एक स्टेप हो गया। अगले स्टेप में आप फिर देखोगे कि एक सेंटर, जैसे कार्बोक्सिलिक वाला है तो इधर ग्लाइकॉल सेंटर ऐड होगा, और अगर ये ग्लाइकॉल वाला है तो इधर टेरिपेथैलिक एसिड वाला सेंटर ऐड होगा। पकड़ रहे हो, ये सेंटर इधर की तरफ ऐड होगा। तो ऐड होगा तो यहाँ ग्लाइकॉल के ऐड होने पर ये OH बाहर निकलेगा, और यहाँ टेरिपेथैलिक एसिड के ऐड होने पर ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या बनेगी आगे चल करके, रिपीटिंग यूनिट, और फिर क्या बनाएगा ये आपका पॉलीमर। बोलो भाई, जुड़ता जाएगा ऐसे ही। अब इधर ग्लाइकॉल आया तो फिर इधर कौन सा यूनिट जुड़ेगा, एसिड वाला, फिर इधर ग्लाइकॉल वाला, इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा। ये एग्जाम्पल पॉलीएस्टर का है। क्यों? क्योंकि जब भी ये दो मोनोमर आपस में ऐड हो रहे हैं तो यहाँ एस्टर लिंकेज बन रहा है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉलीएस्टर्स का। चल जाएगा, कर लोगे? बोलो भाई, कोई दिक्कत? आते हैं अगले वाले पॉलीएस्टर पर, जिसे हम लोग ग्लिप्टल कहते हैं। तो बल्को अगर हम लोग अगला पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल ग्लिप्टल लें तो ये भी कोपॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। चाहो तो नाम से ही पकड़ सकते हो। इसका एक मोनोमर है ग्लाइकॉल, हाँ जी, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और दूसरा मोनोमर है दूसरा मोनोमर है थैलिक एसिड। एक डाइऑल है और एक डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला है। तो एक बार बताओ, ये ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH, ये रहा आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। और थैलिक एसिड, इस कंपाउंड को हम लोग थैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, ऐसे चलेगा, दैट इज थैलिक एसिड। अब इसको थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर और एलिवेटेड प्रेशर पर अगर हम हीट करें तो ये जो आपका ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल कह रहे, ग्लाइकॉल है या इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये थैलिक एसिड के साथ स्टेप ग्रुप पॉलीमराइजेशन देता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूनिट बन करके सामने आती है तो वो ऐसे आएगी, रिपीटिंग यूनिट CH2 OC डबल बॉन्ड O, ये, और फिर यहाँ पर ये रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ऐसे ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये इसकी रिपीटिंग यूनिट है, दैट इज ग्लिप्टल। बनेगा कैसे? सिमिलर है, ये भी ठीक वैसे ही जैसे पहला वाला हम लोगों ने बनाया था, नो डाउट। ये भी रिएक्शन किसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन बाय टेट्राहेड्रल एनायन इंटरमीडिएट। इसमें होगा क्या कि ग्लाइकॉल का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये इस कार्बोनिल ग्रुप पर बैक साइड अटैक करेगा। अगले स्टेप में ये रिंग, ये आप कह सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप खुलेगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही ये कार्बोनिल कैरेक्टर लौटाएगा वैसे ही ये OH और यहाँ की H मिल करके क्या बाहर निकालेंगे, वाटर, और बनेगा पहला स्टेप CH2O, C डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ गई इससे बेंजीन
रिंग ऐसे। तो जैसे ही बेंजीन रिंग जिस भी कार्बन से कार्बन ग्रुप जोड़ेंगे उसके अगले वाले से फिर कार्बोक्सिलिक मौजूद है, यहाँ पर OH मौजूद है, तो इस साइड कौन आकर के जुड़ेगा? बोलो भाई, थैलिक एसिड वाली यूनिट आकर के जुड़ेगी इधर, और इसकी तरफ अगर देखोगे तो ग्लाइकॉल वाली यूनिट आकर के जुड़ना चालू होगी और ऐसे स्टेप आगे की तरफ ग्रो करते जाएंगे। तो ग्रो करेंगे तो एसिड का OH और इसका H यही ना निकला था, यानी रिपीटिंग यूनिट में ये बचेगा, और इधर एसिड का OH और इसका H गया था, तो यहाँ से OH बाहर जाएगा, तो इसकी यही ना रिपीटिंग यूनिट आएगी। बोलो बाल को, ये ऐसे। तो अगर मैं इनके NN मॉलिक्यूल ले लूं तो ये पॉलीमराइज होकर के मॉलिक्यूल पॉलीमर का बना रहे हैं, चलेगा? दैट इज ग्लिप्टल। और इसका मेन इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं? पेंट और लिक्विड्स का जो होता है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल खूब जम के किया जाता है। ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट वाटर निकल रहा है। ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों मोनोमर दो अलग अलग मैटर के हैं। तो इतना तो दिमाग में रख ही सकते हैं। बोलो भाई, दिस ऑल अबाउट योर कौन सा पोर्शन? पॉलीएस्टर। अब इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर डील करने वाले हैं कंडेंसेशन में, जिसको आप कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल, या जिससे बनता है बेकेलाइट और क्या चीज आपका नोवोलैक, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। चलिए, इसके पहले कि हम लोग बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इनकी बात करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलीएस्टर छूट गया जो कि बायोडिग्रेडेबल है, दैट इज PHBB। PHBB पूरा नाम है इसका पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये इसका पूरा नाम है, चलेगा? इसका इस्तेमाल बेसिकली जो हम लोग करते हैं पैकेजिंग के लिए किया जाता है, या ऑर्थोपेडिक जो डिवाइसेस होती हैं उनमें किया जाता है, जो कैप्सूल की कोटिंग होती है उनमें करते हैं, इन कंट्रोल रिलीज ऑफ क्या चीज़ आपका ड्रग। इस पॉलीमर की खासियत ये है कि बायोडिग्रेडेबल है और बड़ी आसानी से बैक्टीरिया के द्वारा कुछ समय के बाद अपने आप नेचर से गायब कर दिया जाएगा, इसको फिनिश कर दिया जाएगा, यानी ये पोल्यूटेंट के रूप में नेचर में स्टोर्ड नहीं होगा। अब इसको बनाते कैसे हैं? ये कोपॉलीमराइजेशन है, क्योंकि इसके लिए दो अलग अलग यूनिट इस्तेमाल की जाती है। एक है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब तक जो हमने दोनों पॉलीएस्टर लिया था उसमें क्या था कि जो मोनोमर थे, एक मोनोमर में 2 अगर अल्कोहलिक ग्रुप था तो दूसरे मोनोमर में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, लेकिन इनमें क्या है कि दोनों मोनोमर में एक अल्कोहलिक और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, चलेगा? तो ये रिपीटेड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बाद इसका फॉर्मेशन करेंगे। अगर NN मॉलिक्यूल दोनों के लिए जाए थोड़ा सा बढ़े हुए प्रेशर और हल्का एलिवेटेड टेम्परेचर पर, तो ये वाटर रिलीज करता है और एस्टर लिंकेज बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग पॉलीएस्टर्स में पढ़ रहे हैं। कैसे होगा ये आप देख सकते हैं। यहाँ भी रिएक्शन का तरीका वही है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप न्यूक्लियो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करेगा और अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करेगा। ये इस पर अटैक किया और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक से, ये ऊपर की तरफ खुलेगा और जब ये कार्बोनिल कैरेक्टर अपना मेंटेन करेगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H, यानी क्या बाहर निकलेगा? वाटर। और पहली यूनिट इसकी बन करके सामने आएगी जो ऐसे, ये यहाँ पर OH, इस जगह पे कार्बोनिल ग्रुप, और अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन सेंटर जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा। इस ऑक्सीजन सेंटर से एक ये जो आपका 2 कार्बन का है ऐसे, और बाकी ये 1-2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे जाएगा, ये 1 ये 2 और ये रहा आपका OH ऐसे, लाइक दैट।
पकड़ रहे हो हमारी बात को? तो ये आपका बन गया, ये दोनों मिलकर के एक यूनिट में कन्वर्ट हो गए। इसमें चूंकि प्राइमरी लिंकेज एस्टर है तो इसलिए हम इसको पॉलीएस्टर में पढ़ेंगे। तो फिर अब आगे क्या होगा, इस OH के साथ, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ इसका कौन सा ग्रुप आकर के जुड़ेगा, एल्कोहलिक वाला। एल्कोहलिक वाला यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और इस पर कौन सा जुड़ेगा आपका, जो इधर हमारा OH वाला है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। यानी अभी भी जो जुड़ने के बाद यूनिट आ रही है उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक कार्बोक्सिलिक और एक एल्कोहल। तो एल्कोहल वाले पर कार्बोक्सिलिक एंड और कार्बोक्सिलिक वाले पर एल्कोहल एंड आकर के जुड़ेगा। तो व्हाट अबाउट द रिपीटिंग यूनिट? तो जब एल्कोहल जुड़ता है तो क्या बाहर निकलता है, H, और जब कार्बोक्सिलिक जुड़ता है तो क्या बाहर निकलता है, OH। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि हमने कार्बोनिल यूनिट वहां रखी है, ये पूरा यहाँ तक, और फिर जो ये ऑक्सीजन यूनिट है वो यहाँ पे हमने निकाल करके रख दिया। यानी ये इसकी कौन सी यूनिट बन गई, रिपीटिंग यूनिट। एक बार तो जेईई मेंस में रिपीटिंग यूनिट दे करके ही पूछ लिया था कि बताओ कौन सा पॉलीमर है, तो इसलिए आपको रिपीटिंग यूनिट भी पहचानना आना चाहिए। मोनोमर लेकर के कौन सा पॉलीमर बनाते हैं ये भी आना चाहिए। कोपॉलीमराइजेशन है कि होमोपॉलीमराइजेशन है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कोपॉलीमराइजेशन का। किसका एग्जाम्पल है, एडिशन या कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का। चल जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम लोग आते हैं बेकेलाइट और नोबेलाइट पर। तो अब अगर हम लोग एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर की बात करने जा रहे हैं जो कि जेईई मेंस और नीट दोनों में कई बार पूछा गया है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। अगर ये लीनियर पॉलीमरिक प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग नेबुलैक कहते हैं, नोबेलाइट कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंट होता है किसका, आपका पेंट का। आपने सुना होगा नेरोलैक कंपनी। तो नेरोलैक जो नाम है कहीं ना कहीं वो नोबेलाइट से ही आया होगा। और यही अगर थोड़ा सा स्टफ बन जाए क्रॉस लिंकिंग की वजह से, तो जो क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है उसे हम बेकेलाइट कहते हैं। और इसका इस्तेमाल नॉन कंडक्टिंग हार्ड मटेरियल बनाने में किया जाता है, जैसे कि कॉम, अंगिया हो गई, फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स हो गए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और कई सारे बर्तन के हैंडल हो गए, यूटेंसिल्स, हैंडल्स ऑफ वेरियस क्या चीज़ आपका यूटेंसिल, उसको बनाने में किया जाता है। एक्चुअल में है क्या कि जब हम फिनॉल का रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, हम लोग फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं। इस रिएक्शन के लिए हम किसी भी प्रकार का कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, आइदर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। बस अंतर इतना है कि अगर हम एसिडिक मीडियम यूज करेंगे तो हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देते हैं अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का, और अगर हम एल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं तो जो इसकी एक्टिविटी है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने की जो इसकी पावर है OH ग्रुप की, उसको बढ़ा देते हैं। चलेगा। रिएक्शन का जो मोड होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला होता है, और ये बनाता है ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, OH CH2OH ऑर्थो वाला बन गया, यही CH2OH पैरा पे लग गया तो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल हो गया। और हम अगर एक्सेस में लेकर के चलेंगे तो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन, इन पर भी एक ग्रुप लग जाता है, ऐसे चलेगा। एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म को अगर देखें तो बड़ी ही सिंपल मैकेनिज्म है। होता क्या है कि सबसे पहले जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल उस पर H+ आयन अटैक करता है। एक ने कहा सर ऑक्सीजन पर ही अटैक करना था तो फिनॉल वाले ऑक्सीजन में क्या बोलेंगे? मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है बनस्पत इस जगह की,
कारण यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में है और यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, तो अटैक होने का चांस भी ज़्यादा है। तो जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर ये स्पीसीज बनती है और चूंकि बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ गई तो बॉन्ड टूट जाएगा और स्पीसीज अब इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। बोलो बात को, इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, यानी ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल हुआ किसका, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर में, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जब हम फिनॉल का मॉलिक्यूल लेंगे तो ये पहले ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। पहला पे क्यों नहीं ज्यादा अटैक, यहाँ क्यों लेस, यहाँ क्यों मोर, क्योंकि यहाँ अटैक करने के बाद जो स्पीसीज बनेगी उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से मोर अटैक ऑर्थो पर होगा। ये यहाँ अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये अपने कार्बोनिल कैरेक्टर को लूज कर देगा। जैसा कि आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म को देखें, क्योंकि मुझे यहाँ मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन करनी है, मुझे बस केवल ये बताना है कि कैसे जुड़ता है। तो ये इस पर अटैक करेगा और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो आप ध्यान दीजिए, एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन करते समय यहाँ की हाइड्रोजन बाहर आ जाएगी और ये CH2OH ग्रुप आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, यानी फॉर्मेशन होगा, थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, इसलिए मेजर प्रोडक्ट इधर की तरफ बनेगा। क्लियर? तो मेरा आपसे ये कहना है किसका फॉर्मेशन हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। और ढेर सारे जब ये मॉलिक्यूल ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल के ढेर सारे मॉलिक्यूल जब आप लेकर के चलेंगे एसिडिक मीडियम में तो ये पॉलीमराइज होंगे, ऐसे। तो ये कैसा पॉलीमर बनाएगा, ये रिपीटिंग यूनिट बनी किसकी, लीनियर पॉलीमर की, जिसको कि हम लोग किसके नाम से जानते हैं, नोवोलाइट के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, एक्चुअल में होता क्या है, ये बनता कैसे है, ये देख लें हम लोग। ये बनता कैसे है इस चीज को देख लिया जाए। ये जो आपकी यूनिट आती है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल वाली, ये लगातार फिनॉल यूनिट के साथ जुड़ती जाएगी। कैसे, आप ये देखो कि जब हम एसिडिक मीडियम में होंगे में बाल को होंगे तो ये बताओ ये H+ आयन फिर कहाँ अटैक करेगा, फिनॉल वाले OH पर तो अटैक होने से रहा क्योंकि वो रेजोनेंस में होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर कम होती है, इसलिए ये अटैक तो करेगा इस पर, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो इस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में बदल देगा, यानी यहाँ से वाटर बाहर, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये फिर इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और जब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो ये फिर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो यूनिटें इस तरीके से आपस में जुड़ना चालू हो जाएंगी। बोलो भाई, CH2 ऐसे OH, फिर दूसरा मॉलिक्यूल किसका आकर के जुड़ेगा आपका यहाँ पर, बोलो भाई, CH2OH एसिडिक मीडियम में, फिर ये इसके ऊपर अटैक करके वाटर बाहर करेगा और ये यहाँ आकर के फिर अटैक कर देगा और मामला ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, लीनियर पॉलीमर बनेगा कुछ इस स्टाइल में ऐसे।
बोलो। तो ये मामला इसी तरीके से आगे की तरफ क्या करता रहेगा, आपका बढ़ता चला जाएगा और ये इसकी लीनियर यूनिट बन करके आएगी, रिपीटिंग यूनिट इसकी बन करके आएगी, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, नोवोलैक के नाम से जानते हैं। और अगर कभी भूलें तो नेरोलैक पेंट आपने सुना होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है नेरोलैक पेंट का। चलेगा, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं इसमें बेकेलाइट पर, बेकेलाइट पर आते हैं। अब अगर हम लोग यहीं पर फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सेस में ले, फिनॉल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सेस में ले, ठीक है जी, ये एक्सेस में हो जाए तो ऐसी स्थिति में एक बात याद रखिएगा कि फिर जो यूनिट है वो केवल लिनियरली ही नहीं अटैच होती, यूनिट जो होती हैं वो लिनियरली ही नहीं अटैच होंगी, बल्कि इनमें क्रॉस लिंकिंग भी शुरू हो जाती है और ये बेहद स्टफ होता चला जाता है ऐसे। ये इस तरीके से मामला बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे। ये मामला इस तरीके से बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो जहां पहले ये चेन दो अलग अलग थी, दो अलग अलग चेन के रूप में हम लोग इसको कंसीडर कर रहे थे, वहां अब ये चेन भी आपस में आकर के जुड़ गई हैं, यानी क्रॉस लिंकिंग हो गया है। क्रॉस लिंकिंग पर ये बेहद स्टिफ हो जाता है, बेहद स्टफ हो जाता है, बेहद हार्ड हो जाता है, ठीक है। और इस हार्ड मास को हम लोग फिर किसके नाम से जानते हैं, बेकेलाइट के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, कर लोगे कि नहीं, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा देखेंगे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, थोड़ा सा देख लेंगे मिनेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड वाला, चेक कर लेते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर की बात करें तो इसका मेन इस्तेमाल हम लोग अनब्रेकेबल क्रॉकरी को बनाने के लिए करते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है कि मेलामाइन एक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, आप ये देख सकते हैं, जिसमें कि रिंग में 3 नाइट्रोजन और 3 कार्बन एटम यहाँ मौजूद होते हैं। चलेगा, एरोमेटिक इसलिए क्योंकि जो कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है वो जो है संख्या में ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है और हटेल 4n+2 रूल को सेटिस्फाइड करता है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो रिंग की जो नाइट्रोजन है उस पर मौजूद लोन पेयर मेलामाइन में रेजोनेंस में नहीं है, इंटरनल डीलोकलाइजेशन में नहीं है, लेकिन वहीं पर इन कार्बन से जुड़ी हुई नाइट्रोजन के लोन पेयर आप कहेंगे डीलोकलाइजेशन में है। ये अलग की बात है कि इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन में नहीं है। तो हम मेलामाइन को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ लेकर के चलते हैं और हल्का सा प्रेशर बढ़ाइए, हल्का टेम्परेचर बढ़ा करके इसको हीट करिए। तो पहले ये आपका ज्वाइन करके रिजिंग इंटरमीडिएट देता है। रिएक्शन भी बिल्कुल क्लियर है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये NH2 यूनिट है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ध्यान दीजिएगा, अब तक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेकर के चलने पर न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होता था, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। एडिशन में ये और इसके बीच का जब बॉन्ड बनेगा ऐसे, NH2 जब कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा, ध्यान दें आप, तो इसका मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा बता दूं। तो ये सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाएगा और अब ये इंटरमीडिएट आपका स्टेबल होगा।
नेक्स्ट स्टेप पर इंट्रामॉलिक्यूलर H+ आयन शिफ्टिंग होगी और बनेगा ये स्पीसीज OH NH और ये फिर ये आप देखिए OH CH2 NH। तो अब ये जितने एमीन सेंटर आप देख रहे हैं इन सभी पर फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आकर के ऐड होना चालू होता है और ये लंबी लंबी चेन क्या करता जाएगा, आपका बनाता जाएगा। नाउ बनता है हमारा मेलेमाइन पॉलीमर। चलेगा, इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अनब्रेकेबल क्रॉकरीज को बनाने में। चल जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, लास्ट यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो अब हम लोग अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, कोपॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। और इसका जो ये रेजिन बनता है इसकी ये रिपीटिंग यूनिट है। इस रेजिन का इस्तेमाल हम लोग जो है वो मेनली करते हैं अनब्रेकेबल कप्स या लैमिनेटेड शीट वगैरह को बनाने में। यूरिया आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड आप देख ही रहे हैं। अगर आप इसकी रिएक्शंस पे ध्यान दें तो यहाँ यूरिया का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन वाला न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, जबकि ये एल्डिहाइड है तो ये आपका A क्लास कार्बन कंपाउंड का काम करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो पहले स्टेप में जो इसकी यूनिट जुड़ेगी, तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर आएगा और वो ऑक्सीजन पे आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि NHCOH और यहाँ पर क्या आएगा CH2, ये बना। अब इसके साथ फिर कौन आकर के यहाँ पे जुड़ेगा आपका, फिर ये फॉर्मेल्डिहाइड वाली यूनिट्स पे आकर के ये अटैक करेगा, अगला वाला ये ऐसे। तो यहाँ से फिर इसके बीच में बॉन्ड बनता है, एक हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो यहाँ से बचेगा NH CH2 और ये जो OH वाला पार्ट है ये अगेन अटैक करेगा यहाँ पर, तो यहाँ से अगला वाला हमारा आएगा। तो ये बन गई इसकी रिपीटिंग यूनिट और ये रहा हमारा रेजिन। इसी को हम लोग कहते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। उम्मीद करता हूँ बालकों कि इससे ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं आता। मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि NCERT का एक एक पॉइंट कवर कर लूँ, साथ ही साथ आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ क्लू मैंने अपने लेक्चर्स में रखा है। तो आप इन टोटल 3 लेक्चर्स को अगर आप पूरी तरीके से 2 से 3 बार पढ़ लेते हो तो आपका पॉलीमर का एक क्वेश्चन कन्फर्म है, कोई इसको रोक ही नहीं सकता। और मैं हर लेक्चर में पिछले 2 लेक्चर के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इससे चाहें तो आप वहां से सीधे एक साथ देखते चल सकते हैं। तो टोटल 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा पॉलीमर पढ़ सकते हैं। और इसी को अगर आपने 2-3 बार इसको कायदे से पढ़ लिया, मेन पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो गया, तो फास्ट मोड पे चला दिए तो आधे घंटे में पूरा पॉलीमर वाला चैप्टर क्या करेगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। चलेगा। तो एक जो आपका बहुत बड़ा गैप था, एक जो इसे आप बहुत छोटी सी चीज़ मान करके छोड़ देते थे, नहीं देखते थे, उसको अब आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। चलेगा। अब आपसे वही मेरी पुरानी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके भाई ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू अगर रिलीज हो तो आप तक बिना किसी हिंड्रेंस के क्या करे आपका पहुंच जाए। और अगर पुराने हैं तो एटलीस्ट लाइक बटन जरूर दबाएं, इससे कम से कम हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। साथ में हमको ये भी पता चलेगा कि नहीं आप एक्टिवली हमारे साथ लगे हुए हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, पढ़ाई का लेवल लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। अगर किसी तरीके का कोई सजेशन आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें, ताकि हम उसको क्या कर सकें, आपका इम्प्रूव कर सकें। चलेगा बालकों, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।